हेलो इंदौर। आजकल हम देखते हैं कि बदलते लाइफस्टाइल और ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते कंसीविंग या कहें इजी कंसीविंग में कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि थैंक्स टू मेडिकल साइंस ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया है। वन ऑफ दोज इज आईवीएफ। वैसे तो आईवीएफ के बारे में आप सब ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे सेंटर्स देखे होंगे, लेकिन इसके चलते आज भी ऐसे कई सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं या कहें मिस्टेक्स हैं जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के जनरेशन में जब हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होते जा रहे हैं। तो आज 25 जुलाई जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड आईवीएफ डे, तो हम अपनी सारी क्वेरीज लेके आ चुके हैं इंदौर के आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता कौल झा जी के पास एट निर्माया इंदौर, और हम इनसे जानेंगे क्या जो भी हमारी क्वेरीज है रिगार्डिंग मिथ, मिसकंसेप्शन। आई एम श्योर इस वीडियो में आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हेलो मैम, वेलकम टू इंदौर टॉक। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मैम, हम शुरू करते हैं कि आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम पहले देखते थे एक आध दो सेंटर किसी सिटी में होते थे और वो बहुत ज़्यादा वो प्रचलन में आए। अब बहुत सारे सेंटर्स हर सिटी में हैं, तो क्या इसकी हिस्ट्री है और अब ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? थैंक यू वैष्णवी। एक्चुअली जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड में, तो ओवरऑल वर्ल्ड ही इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग बाग काफ़ी अपना जो कंसेप्शन के प्लान्स हैं उन्हें डिले कर रहे हैं। तो इस वजह से आईवीएफ की जिन लोगों को ज़रूरत है वो भी बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से आईवीएफ की टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट और इवॉल्वमेंट हुआ है। जैसे फर्स्ट जो बर्थ है आईवीएफ बेबी का वो 1978 में हुआ था ब्रिटेन में, और उसी के उपलक्ष्य में हम वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उसके 2 महीने बाद ही इंडिया में दुर्गा नाम की एक फीमेल का आईवीएफ से बर्थ हुआ था। तो हम लोग मतलब वी आर एट पार एट एवरीथिंग विद द वर्ल्ड सिंस सो मेनी ईयर्स। ओके, तो इस तरह से शुरू में जो आईवीएफ की प्रक्रिया है वो इंडिया में सिर्फ मेट्रोज में अवेलेबल थी, फिर टायर 2 सिटीज में आ गई, और अब तो ऑलमोस्ट मतलब हर सिटी में एक आईवीएफ सेंटर का होना नीड की वजह से ऑलमोस्ट जरूरी भी हो गया है कि इट इज इजीली अवेलेबल। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि सेंटर कैसा है, उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ट्रेंड है, सेंटर सर्टिफाइड है, और बाकी जो जितने मापदंड हैं वो पूरी तरह से फुलफिल होते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अब अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक फॉर द क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंसी। मैम, जैसे आपने प्रिपरेशन की एक तरीके से बात की कि वी हैव टू चूज द राइट सेंटर, तो हम प्रिपरेशन से ही शुरू करते हैं। किसी भी कपल के लिए आईवीएफ सेंटर चूज करना या इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए क्या मेंटल प्रोसेस होती है पूरी रिगार्डिंग द मिथ्स? इज इट पेनफुल, इज इट वेरी एक्सपेंसिव, या फिर abnormalities of the child? What is the mental preparation that it requires? Basically what happens in the world and India कि आईवीएफ पे जब कपल सोचता है, प्लान करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ उनको एथिकल रीजंस भी लगते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ लगता है पता नहीं किसका स्पर्म किसका एग। तो इस तरह की धारणाएं एंड मिथ्स हैं कपल्स में, जिस वजह से वो अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ उन्हें लगता है ये तो बहुत महंगा है, या फिर उन्हें लगता है इसमें पेन होगा। तो ये सब एक्चुअली मिथ्स है। पहली चीज तो आईवीएफ जब इंडिकेटेड है प्रॉपर इंडिकेशंस में, वो टाइमली अगर कराया जाए तो उसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप उसको एक लास्ट रिजॉर्ट सोचे कि हमारा सब कुछ फेल हो गया फिर हम आईवीएफ पे जाएं, तो उसके रिजल्ट्स भी फिर कम होंगे। आपके एग्स जब फिनिश हो जाएं या खराब हो जाएं, या स्पर्म्स खराब हो जाएं, या फिर ऑल्सो एग्जॉस्टेड योर मनी ऑल्सो, एंड देन लास्ट अटेम्प्ट में ये अब लास्ट अटेम्प्ट की तरह हम होप्स लेके आए, तो फिर वो क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं। तो वो पूरा तरीके से होपलेस केस करने से पहले ही अगर लग रहा है कि उसमें ज़रूरत है हमें आईवीएफ पे जाने की, तो हमें उस पर जाना चाहिए, सही सेंटर पे और सही विशेषज्ञों से उसके लिए कांटेक्ट करना चाहिए। जहाँ तक आपने मेंटल प्रिपरेशन की बात करी, तो डेफिनेटली कपल हैज़ टू बी फिजिकली एंड मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड टू अंडरगो द प्रोसेस, क्योंकि इट विल इन्वॉल्व कॉस्टिंग ऑल्सो एंड टाइमिंग ऑल्सो। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कि आप आए, आपको सर्दी खांसी जुकाम है या आपको सर दर्द है, मैंने एक टैबलेट दी, आप रिलीफ हो गए, खत्म। इतना सिंपल नहीं है। देयर आर स्टेप्स जिसमें आपको पहले बॉडी दोनों की ऑप्टिमम कंडीशन पे आए, जो बेस्ट ऑफ मेडिसिन और विटामिन है वो दिए जाएं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, एपिलेप्सी इस तरह की बीमारियां हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं। अगर किसी को पीसीओडी, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें कुछ सिस्ट वगैरह है, तो उनको करेक्ट करते हैं। तो ये सब करेक्शंस करके फिर जब हम आईवीएफ पे जाते हैं, तब जाके हमको 70-80% तक मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं।
सकते हैं। आपने बहुत सारे फिजिकल चेंजेस की बात करी, तो उससे ही मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ फीमेल कम्स फॉर आईवीएफ, आई एम श्योर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस थ्रू आउट द प्रोसेस भी होते होंगे, और फॉर अ मैन ऑल्सो देयर आर मेनी प्रेशर्स लाइक फाइनेंशियल प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर कह सकते हैं, तो हाउ टू डील विद दैट, और आप कैसे हेल्प करते हो पेशेंट को फिर उसको काउंसिल करने में? You know something, this is a very important factor, and in fact इस वजह से ART Act 2021 has come. So Parliament has passed a regulation to regulate the IVF centers at India. So it is not like anybody can practice IVF or anybody can open the center. There are norms जिसके तहत आपका सेंटर पे क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का क्या होना चाहिए, everything is defined by the government, and we have periodic inspection also by the local administration. So this is how it is regulated. And सबसे बड़ा misconception ये है कि ऐसा लगता है कि females are the reasons for infertility. And अभी studies में पाया गया है कि almost 40% of males are responsible for infertility also. तो लाइफस्टाइल चेंजेस फीमेल्स एंड मेल दोनों में करनी होती है, एंड जैसे अल्कोहल का यूज है, टोबैको है, स्मोकिंग है, हुक्का है, लैपटॉप्स यूज, मोबाइल्स इन देयर पॉकेट्स, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दे हैव टू चेंज बिफोर गोइंग फॉर एनी मेजर प्रोसीजर, क्योंकि छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस से ही जो उनके स्पर्म्स एंड एग्स हैं उनमें काफ़ी फर्क पड़ता है। एंड फीमेल्स में भी जैसे वेट का इश्यूज बहुत सारे लोगों में होता है, तो वी डेफिनेटली टेल देम टू विद अ डाइटिशियंस हेल्प टू गेट इनटू ऑप्टिमम वेट। ना वेट बहुत कम अच्छा है ना ज़्यादा अच्छा है, तो इट हैज़ टू बी ऑप्टिमम वेट जिससे पहले उन्हें अचीव करना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर IVF फॉर प्रेगनेंसी। सो ऑल दिस वी फर्स्ट ऑप्टिमाइज एंड देन वी ट्रांसफर द एम्ब्रियो। व्हाट हैपेंस, जैसे कभी कभी एग्स बहुत कम है या स्पर्म्स बहुत कम है, टाइम के साथ उन्हें लगेगा ये भी शायद और डिटेरिएट हो जाएंगे, तो समटाइम्स वी डू द IVF एंड हम एम्ब्रियोज बना देते हैं एंड वी फ्रीज देम एंड देन वी टेल देम टू लूज द वेट एंड देन गो फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो देयर आर मतलब अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, और जैसे कभी कभी हस्बैंड्स मिलिट्री में, नेवी में बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लोग भी स्पर्म्स को फ्रीज करके चले जाते हैं, सो दैट यू नो फैमिली प्लानिंग एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ इज गोइंग साइमल्टेनियसली। मैम IVF के लिए जब आपके पास पेशेंट आता है कोई, तो उसके पहले आप क्या ऑल्टरनेटिव्स भी उनको सजेस्ट करते हैं या फिर कोई प्री स्टेप्स भी होते हैं IVF? बिकॉज पीपल जनरली नो कि IVF या IVF सेंटर होता है या एक प्रोसीजर होता है, बट इसके अलावा भी और चीज़ें होंगी विच विल मेक द कंसीविंग ईजी, सो प्लीज टेल अस। इट इज समथिंग लाइक अगर किसी के मतलब ट्यूब्स का माइनर ब्लॉकेज है, तो उस केस में हम उन्हें लैप्रोस्कोपी के लिए भी सजेस्ट करते हैं, जस्ट टू ओपन द ट्यूब्स और सी हाउ द ट्यूब्स आर। जैसे किसी की स्पर्म काउंट्स कम है तो हम कुछ मेडिकेशन देते हैं फॉर 2-3 मंथ्स टू इम्प्रूव द स्पर्म काउंट। इस तरह से अगर किसी को PCOD है तो वी विल आस्क देम टू लूज लिटिल वेट, हम कुछ मेडिसिन एंड इंजेक्शंस देके देखते हैं कि उनके एग्स बन जाएं। सपोज उनके एग्स बन जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो हम इनिशियली IUI के साइकिल्स भी ट्राई करते हैं टू इंक्रीज द सक्सेस। तो IUI में क्या होता है कि पेशेंट के स्पर्म्स लेते हैं एंड उन्हें क्लीन करते हैं और यूट्रस में डालते हैं पेशेंट के, तो इट इज लाइक नेचुरली है, वी आर जस्ट एडिंग कि हमने जो थोड़े से स्पर्म्स अगर वीक है तो उन्हें क्लीन कर दिया है और एक कैथेटर के थ्रू यूट्रस में डाल दिया है। किसी के रिलेशंस रखने में इश्यूज होते हैं, पेनफुल कॉइटस होता है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कपल में तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। या फिर हस्बैंड का सैंपल 0 है और किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से वो अपना सैंपल ही नहीं यूज़ कर सकते, तो उसमें हम डोनर सैंपल्स के भी IUI भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस में एक माइनर प्रोसीजर IUI होता है जिसमें ना कुछ पेन होता है ना कोई OT प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, तो वो एक फर्स्ट स्टेप होता है। जब ये फेल होता है 2 या 3 बार करके, तो फिर हम कपल को IVF पे जाने की एडवाइस करते हैं, अंटिल अनलेस कोई स्ट्रेट अवे इंडिकेशंस हो IVF करने के लिए। PCOS, PCOD एंड जेनेटिक इश्यूज की अगर बात करें एज यू मेंशन्ड, तो इसमें भी पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली फॉर बर्थ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड अदर देन दैट IVF में भी PCOS, PCOD का कोई डिफिकल्टी आपको फेस करना है? डेफिनेटली। क्या होता है कि PCOD इज अ जेनेटिक कंडीशन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से अभी बहुत रैम्पेंट हो चुकी है, एंड बिकॉज ऑफ द जंक फूड एवरी अदर मतलब ऑलमोस्ट 1 in 10 फीमेल हैज सम और द अदर डिग्री ऑफ PCOS, बिकॉज हमारी अभी लाइफस्टाइल जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम मोबाइल टावर्स का एक्सपोजर है, तो एवरीथिंग हैज चेंज। तो जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना वो सब अब आगे जाके बढ़ने ही है, मतलब कैंसर विल ऑल्सो बिकम लाइक
every in one family one person may have, so it is becoming as common. जैसे हमारे पुराने जमाने के टीबी वगैरह मलेरिया वगैरह से लोग परेशान होते थे, अब ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो ये पीसीओडी में जब हम ये आईवीएफ पे भी जब फाइनली फीमेल जाती है तो उनके एग्स में इतने इश्यूज होते हैं कि बहुत बार एम्ब्रियोज तो बहुत ज्यादा बनते हैं मगर उसमें आधे से ज्यादा जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं। तो उनका जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पेशेंट्स कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, कभी वो प्रेग्नेंट होकर भी अबॉर्ट करते हैं। तो उन कंडीशंस में हम अगर किसी का नेगेटिव हो गया या अबॉर्शंस हो गया है तो हम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से नॉर्मल एम्ब्रियोज है थ्रू बायोप्सी, एंड उसको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। तो पीसीओडी जैसी कंडीशंस में या रिकरेंट अबॉर्शंस या लेट एज इस तरह की इंडिकेशन में आजकल हम बायोप्सी करके भी एम्ब्रियोज का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम टू प्रेगनेंसी घटता है। जैसे कि मुझ पे 6 एम्ब्रियोज हैं तो मैंने एक डाला, फिर 2 डाले, फिर और डाले, तो कपल का जो मेंटल मोरल है वो बहुत डाउन होता जाता है। Correct. तो मगर हम पहली बार तो ऐसे ही डालते हैं, मगर दूसरी तीसरी अगर फेलियर होता है, अबॉर्शन होता है, तो कपल कैन गो फॉर दैट बायोप्सी एंड देन गेट द ट्रांसफर। तो ये सब फैसिलिटीज भी आजकल अवेलेबल हैं और हमारे सेंटर पे भी अवेलेबल है। एंड ऑल्सो अगर किसी का नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया फैमिली में या सिकल सेल एनीमिया है, उसमें भी हम पहले बायोप्सी करके नॉर्मल एम्ब्रियो को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको डाल सकते हैं जिससे कि वो जनरेशन में उनको पास ऑन ना हो। तो आप कैसे कंसिस्टेंट कैसे रखते हो? अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गए, फिर भी कि वो व्यक्ति 1 साल 2 साल तक ट्राई करता रहा विद आईवीएफ, तो इतना कंसिस्टेंस और इतना मोरल कैसे बना के रखते हो? इसीलिए आई थिंक सो वी नीड डेडिकेटेड फिजिशियंस, डेडिकेटेड डॉक्टर हु इज डूइंग दिस प्रैक्टिस ओनली, बिकॉज अगर हम 10 चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव दैट मच टाइम ऑल्सो टू पेशेंट, एंड प्लस द काउंसलिंग व्हाट पेशेंट वांट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। और जहाँ तक फाइनेंसेस हैं तो उसमें क्या आजकल ईएमआई की भी सुविधाएं आ गई हैं, आयुष्मान भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में है। सो मेडिक्लेम वगैरह तो नहीं है मगर ईएमआई पर्सनल लोन लेके, और कुछ कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग ऑल्सो। तो लाइक दैट वी ट्राई टू हेल्प देम फाइनेंशियली, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द मेंटल प्रेशर दैट दे हैव और जो फेलियर होते हैं उसका, फाइनेंसेस ऑल्सो, बिकॉज दे हैव टू सेव सो मच टू अंडरगो दिस प्रोसीजर, बिकॉज हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास हो सकता। Nobody can claim कि IVF में 100% रिजल्ट होगा या एक बार में सक्सेस मिल जाए। अगर ऐसा होता तो आज 25 सेंटर नहीं होते इंदौर में, एक ही सेंटर होता, सब वहीं जाते और 100% प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो इट टेक्स लॉट of effort from the doctor to retain the patient and their hopes, but that is what we are for in this branch and that is what we are going to offer them. आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो क्या मतलब ऐसे डायरेक्ट आईवीएफ के लिए आ जाते हैं, या वो अपना पूरा कोशिश करने के बाद गायनेक और कह सकते हैं थोड़ा सा अंधविश्वास वगैरह वाली चीज़ें करने के बाद आपके पास आता है? हाउ डू यू वांट टू टैकल दिस? क्योंकि ये अंधविश्वास और ये चीज़ें फिर जब तक आपके पास आएगा तब तक शायद फाइनेंशियली भी पूरा डिस्कार्डेड हो चुके होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? It is really disheartening to see even very educated, high profile patients also going and taking blessings from मतलब proclaimed I mean I don't want to name anybody, but definitely their time and money, energy, everything waste. In fact जब ऐसे कभी पेशेंट मेरे पास आता है and suppose we do and fail होता है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहती हूँ कि आप उधर भी एक बार बात कर रहा हो जिसने आपको बोला था 100% हो जाएगा। इट इज डिसहार्टनिंग टू से द लीस्ट। दूसरी बात ये कि गायनेक के थ्रू आते हैं तो डेफिनेटली दे ट्राई द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और जब वो फेल होता है तब हमारे पास आते हैं, बट दैट डिले शुड ऑल्सो नॉट बी टू मच। ओके, अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मली रह रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल नहीं है रिलेशंस में या साथ में रहते हैं, पीरियड्स रेगुलर हैं, कोई और इशू नहीं है, तो आपको गायनेक के पास जाना चाहिए। और गायनेक के पास भी जब आप 3 महीने 6 महीने तक आप ट्राई कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हमारे पास पेशेंट आने का मतलब ये नहीं है कि सीधे आईवीएफ करना है। हाँ। हम पहले उन्हें स्ट्रीमलाइन करेंगे, वी विल पुट द डॉट्स टुगेदर। हो सकता है कहीं कुछ मिस हो रहा हो, बिकॉज गायनेक या प्रैक्टिशनर सीज एवरीथिंग बट वी सी ओनली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, तो उनको हम ज्यादा समय दे पाएंगे, वी कैन गाइड देम एंड स्ट्रीमलाइन देम बेटर। और एक बार उनकी बॉडी जब ऑप्टिमाइज हो जाती है, देन वी सजेस्ट देम। कुछ लोगों का सिर्फ दवाइयों से इलाज हो जाता है, कुछ को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कुछ को आईयूआई से हो जाता है, एंड देन ओनली 30-40% गो टू द आईवीएफ स्टेज।
So like that we can optimize and streamline them. हम आई थिंक मुझे लगता है आपको ये भी बताना चाहिए कि गायनेक और एक फर्टिलिटी सेंटर में भी डिफरेंस होता है. कई बार Definitely. गायनेक ही फर्टिलिटी सेंटर भी बन जाते हैं. हाँ, the thing is देखिए एक गायनेक जो है ना, she is certified or qualified to do the basic infertility treatments. In fact, till giving medicines and injections, everybody is certified. But अगर IUI की भी बात करें, तो for that, according to ART law also, your clinic should be level 1 certified for ART, and for IVF it should be level 2 certified. So whenever you are going to a center for IVF, आपको उनके certificates भी check कर सकते हैं. It is always displayed in the gallery, and it is mandatory to have a ART level 2 certificate to practice IVF. So wherever you going, you have to see आपका टीम वहाँ पे इन हाउस है, and everything is done there. वहीं पे एक ही जगह पे आपका फुल टाइम फिजिशियंस हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, काउंसलर है, फाइनेंशियल एडवाइस हैज बीन गिवन इन रिटर्न कि भाई क्या क्या खर्चे होंगे और किस तरह से होंगे. ये सब एक स्टैंडर्ड आईवीएफ सेंटर पे फॉलो किया जाता है, एंड वी ऑल्सो फॉलो द सेम. सारी चीज़ें एक ही जगह होना, तो वो सारी चीज़ें क्या है जो एक ही जगह होनी चाहिए? आप थोड़ा सा ब्रीफ उसका दे दो. A qualified, well-trained full-timer doctor with a qualified, well-trained full-timer embryologist, क्योंकि लैब जो होता है वो IVF का हार्ट होता है. It is the heart and soul. So there you should have a senior embryologist जो कि full time वहीं पे available होते हैं और मतलब advanced procedures भी वो करते हैं. And जैसा कि मैंने कहा कि आजकल तो सर्टिफिकेशन है, तो you need to have basic things, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है. एंड तभी बस आप जब IVF कराने कहीं जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्लिनिक लेवल 2 सर्टिफाइड है. आपसे मैंने पहली बार सुना कि बहुत सारे लीगल चीज़ें भी होती हैं, जैसे ART एक्ट के बारे में आपने मुझे बताया 2020 में जो आया था, तो प्लीज़ आप इसको इलैबोरेट करिए कि ये क्या लीगैलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं IVF. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ART एक्ट का मैंने आपको ये बताया कि उसमें देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो. तो जैसे अब उसमें एज का भी क्राइटेरिया आ गया है कि कोई फीमेल 21 से ज़्यादा हो एंड अप टू 50 ईयर्स दे कैन अंडरगो IVF, एंड मेल्स में अप टू 55. तो अब अनफॉर्चुनेटली जैसे किसी का उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है, जैसे कि आपने सिद्धू मूसेवाला का सुना होगा केस, तो उस केस में उनको पहले कोर्ट जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, एंड देन दे कैन अंडरगो द IVF. ऐसे ही पहले जैसे सरोगेसी में हमने इतनी सेलिब्रिटीज को देखा था कि सरोगेसी से दे हैव गॉन फॉर बेबीज, बट अब जो रूल्स आ गए हैं तो उसमें सरोगेट शुड बी क्लोजली रिलेटेड, एंड अगर एक भी किसी पे लाइव चाइल्ड है तो दे कांट गो फॉर सरोगेसी. फिर पहले तो ये भी था कि डोनर एग्स एंड सरोगेसी नहीं कर सकते, मगर वो भी फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें ऑल्टरेशन किया है. तो देयर आर वेरी स्मॉल निटिगिटीज व्हिच वी शुड मतलब कपल शुड नो व्हेन दे अप्रोच द IVF सेंटर. पहले उसको क्लियरली समझें, उसके बाद फिर वो उसको ऑप्ट करें. बट व्हेन पर्सन कम्स टू एन IVF सेंटर में भी ये फैसिलिटी होती है कि उनको ये लीगैलिटी समझाई जाए. यस यस, देयर हैज टू बी अ काउंसलर, जैसे कि मैंने आपसे कहा. इनफैक्ट फाइनेंशियल काउंसलिंग एक इंसान करता है, एक पर्सन, एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए अदर पर्सन शुड बी देयर. सो इट इज अ टीम वर्क, यू नो. IVF इज नॉट जस्ट वन डॉक्टर सिटिंग देयर एंड जो आपका सब कुछ सॉल्व कर सकता है. वी नीड अ टीम ऑफ वेरी स्किल्ड, डेडिकेटेड, कंपैशनेट पीपल. ठीक है, चलिए मैम, हमने ये तो टेक्नोलॉजीज़ की बात कर ली सारी. अब हम वापस लाइफस्टाइल पे आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं. जैसे कि आपने भी हर उसमें कोट किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, मैंने भी अपने इंट्रो में जब बोला तो लाइफस्टाइल चेंजेस एक चीज़ है. तो क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और जब आपके पास कोई आता है तो आप क्या उनको चेंजेस करने को बताते हैं? सबसे ज़रूरी है वेट ऑप्टिमम होना, एंड आई नो इट इज़ अ स्ट्रगल, वी ऑल स्ट्रगल थ्रू इट, बट व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, एट दैट टाइम योर वेट शुड बी ऑप्टिमम. You should not be overweight or obese. Fine. Another thing is कि आपको diet and exercise का एक routine follow करना है, so that your mental and physical health is appropriate to have that baby. So these are मतलब basic things which one optimizes before going for IVF. Is it for only female or both male or female? Both. क्योंकि ये And बहुत बड़ा आजकल तो मैंने कहा ना 40% reasons infertility के मेल फैक्टर हैं, एंड फीमेल्स भी पीछे नहीं है. अभी तो अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग इज सो रैम्पेंट. तो
both the couple मतलब both together they have to have a certain change in lifestyle. हम कहते हैं एक बार बच्चे कर लो फिर उसके बाद देखना, मतलब उनको अपनी किडनी, लिवर और हार्ट की तो चिंता नहीं है, मगर to get the babies at least optimum lifestyle has to be there. ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल हो गए, या लिकर की बात करें या अदर लाइफस्टाइल, स्लीप साइकिल, नॉकटर्नल बन चुके हैं हम सब अब, तो इसके जेनेटिक कुछ वो भी होते हैं क्या, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, वो बात नहीं है, मगर क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल जब खराब है तो आप जो प्रोसीजर मतलब आपको ऑब्वियसली कंसीविंग में दिक्कत आएगी, आप लेट मैरिज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में भी तो चेंजेस होंगे ना, तो उस वजह से जब आप प्रेग्नेंट भी होंगे तो आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर ज़्यादातर डिलीवरीज आजकल सिजेरियन सेक्शन से हो रही हैं, तो इट इज़ जो शुरू से शुरू हो रहा है कि आप डिलेड चाइल्ड बेयरिंग कर रहे हो, तो उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि मतलब 40 इयर्स पे वो फीमेल, अभी दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो कंसीविंग, बट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू दैट वी डोंट नो ना, अल्टीमेटली इट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डेफिनेटली. आई वॉज कमिंग टू दैट कि अभी क्या हो गया है कि 20s या 30s में, जब एक समय पे ऐसा होता था 20-25 में तो फैमिली कंप्लीट हो जाती थी, पर अब वो एक टाइम होता है 30s तक, तो एटलीस्ट फर्स्ट 30s तक कह सकते हैं कि सब करियर प्लानिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट करियर प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग, बिकॉज स्पेशली इन फीमेल फैमिली प्लानिंग तो आई थिंक एक एज के बाद तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो फिर वो कैसे मैनेज, सिंक्रोनाइज कैसे करेगा कोई? बेसिकली क्या है कि फीमेल्स दे आर बोर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स, एंड विद एज वो एग्स की जो संख्या है और क्वालिटी क्वांटिटी वो कम ही होनी है, एंड वो रैपिड डिक्लाइन होता है आफ्टर 30. ओके, सो अभी सोशल एग फ्रीजिंग हैज बिकम अ बिग क्रेज इन विच जिनको अपना कैरियर बनाना है या किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं, तो दे फीमेल्स आर ऑप्टिंग फॉर एग फ्रीजिंग. ओके, बट उसको भी प्रॉपरली समझना है. इट इज नॉट कि आप आए, आपने एग फ्रीजिंग करी, अब आप 10 साल के बाद आओ और आपको लगे कि वो एग्स भी अच्छे होंगे और आपको 100% बच्चे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि अगर आपको कुछ रिजर्व में करना भी है तो उसके लिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट 20 एग्स आपको फ्रीज करने चाहिए. तो 20 एग्स आपको एक आईवीएफ साइकिल में मिले ना मिले, हो सकता है आपको 2 पिकअप्स कराने पड़े, है ना. तो दीज ऑल काउंसलिंग नीड टू बी डन, एंड एक बार आपने फ्रीजिंग करा है उसके बाद आपको कांस्टेंट रिन्यूअल करना है. आप 5 साल बाद लोगे या 10 इयर्स, तो वो कॉस्टिंग भी आपको समझनी चाहिए. एंड फिर जब आप आके उन एग्स को यूज करोगे तो आज की डेट में भी इंटरनेशनली द सक्सेस रेट इज अराउंड 50%. सो दिस मच इज द सक्सेस रेट अगर आप अपने 20 एग्स तक फ्रीज करते हो आज की डेट में. सो ऑल दिस नीड टू बी, और ये इंटरनेशनल सक्सेस रेट है. इफ यू आर गोइंग टू एनी सेंटर यू शुड हैव देयर सक्सेस रेट विद एग फ्रीजिंग, बिकॉज एग फ्रीजिंग नीड्स मोर स्किल देन एम्ब्रियो फ्रीजिंग. सो ऑल दीज थिंग्स, मतलब यू हैव टू हैव अ बैलेंस. इट इज नॉट जस्ट कि सबने कराया तो हम भी करा लें. डेफिनेटली देयर इज अ ऑप्शन, बट देन यू शुड सी व्हाट आर योर फाइनेंसेस एंड व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एग फ्रीजिंग और इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे आपसे, पर कोई एज होती है लाइक द परफेक्ट एज टू कंसीव, द परफेक्ट एज टू हैव चाइल्ड, और द परफेक्ट एज टू एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग? Definitely, I am maybe a little old. I have orthodox thinking. So before 30, we always tend to complete the family, or at least have the first child. Before 35, at least complete the family. ऐसे ही जो studies की गई है ना egg freezing में, इंडिया में तो it is still in preliminary stages. जो बाहर की studies हैं जिनका 15-15 साल हो गए egg freeze किए हुए, okay? तो वो भी देख रहे हैं कि जो आइडल एज उन्हें लगा egg freezing के लिए जो सबसे यूजफुल रही वो 30 to 34 थी. उसके बाद में फिर egg freezing से क्या क्वालिटी ऑफ एग्स बहुत कम हो जाता है ना. तो उसमें अच्छे एम्ब्रियोज बाद में बनने की संख्या कम हो जाती है. अब कोई 40 इयर्स में सोचे कि मैं एग फ्रीज कर लेती हूँ क्योंकि वो फलाना सेलिब्रिटी ने की थी, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि अभी उनके खुद के ही एग्स काफी कमजोर और वीक हो गए, उसको भी फ्रीज करके वो बाद में यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ बर्थ में बी वेरी लेस, मे बी लेस देन 40%. सो दीज थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड. अनदर थिंग इज स्पर्म फ्रीजिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट भगवान ने फीमेल्स को तो एग्स लिमिटेड दिए जो कम होते हैं, मगर स्पर्म्स थ्रू आउट बॉडी बनते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ. इनफैक्ट एवरी 2-3 मंथ्स बनते रहते हैं. Okay. तो इसीलिए मेन का इतना हरी नहीं होता है कि खराब हो जाएगा ऐसा, मगर उनका डिटरेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल. तो अगर वो स्मोक करते हैं, हुक्का, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें बेटर है कि वो भी फ्रीज कर दें और उनके
क्रायोजेनिक फ्रीजिंग तो बहुत इजी होती है बिकॉज दे हैव टू जस्ट गिव द सैंपल एंड इट विल बी फ्रोजन। एग फ्रीजिंग में तो फीमेल को इंजेक्शंस लगते हैं 10 डेज के एंड फिर अंडर एनेस्थीसिया उनके एग्स निकाले जाते हैं और फ्रीज होते हैं। तो देयर इज अ tedious process of like 10 days injection and OT procedure. Sperm freezing is very simple. एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ इश्यूज, जेनेटिक इश्यूज की बात करें, हाँ। नॉर्मलिटीज होते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जितनी भी हमारी जो समझ है ना वो हम स्टडीज के बेसिस पे ही कह सकते हैं। जैसे आज आप मुझसे पूछे कि आईवीएफ के बच्चों में कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो आईवीएफ के जो बच्चे वो 47-48 के हो चुके हैं और उनके खुद के भी बच्चे हो चुके हैं। मतलब अगर आप अंबानी की बात करें तो ईशा अंबानी खुद एक आईवीएफ बच्ची है एंड उनके अब खुद भी आईवीएफ से बच्चे हुए हैं। तो दैट शोज कि इट इज मतलब कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है और उनमें उतना ही एबनॉर्मलिटी के चांसेस है जितना कि नॉर्मल पब्लिक में है ना। तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि आईवीएफ सेफ है। अब दूसरी चीज जो एग फ्रीजिंग में इन लोगों ने पाई तो वो भी स्टडीज ये कहती है कि उसमें भी उतना ही एनोमलीज पाई जा रही हैं जितने कि एक नॉर्मल फ्रेश एग में पाई जाती है जब आप कंसीव करते हो। तो अभी तक की स्टडीज तो ये बताती हैं कि ये इंक्रीज नहीं करते हैं एनी एनोमलीज। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि कोई बच्चा है जो आईवीएफ बेबी है एंड अब वो क्या नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? 100%। मतलब वो तो एक नॉर्मल बच्चा है ना, अगर उसमें वो जाके एबनॉर्मलिटीज होती हैं कि उसके स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल के एग्स में प्रॉब्लम है या ट्यूब्स में, तो ही जाके ये समस्या आएगी। इनफैक्ट आईवीएफ बच्चे तो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बच्चा भी आईवीएफ से है एंड हर जगह मैंने देखा है टॉपर्स होते हैं आईवीएफ के बच्चे। तो एक मिथ ब्रेकर है। हाँ डेफिनेटली। हाँ, बिकॉज आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे ना जिन्होंने सोसाइटी से बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर ले लिया होगा कि आईवीएफ बिकॉज नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी होता होगा? तो 100%। एंड इनफैक्ट कितने लोग हमको पहचानते ही नहीं है पब्लिक में कि मतलब उनको लगे कि किसी को पता ना चल जाए हमने आईवीएफ किया है। एंड वी हार्डली गेट इनवाइटेड टू एनी बर्थडे, मतलब वो जो होता है वो बेबी शावर एंड फर्स्ट बर्थडे। तो जो करते हैं ना, मुझे तो उनके नाम भी याद रहते हैं कि आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट somebody is recognizing us and they are telling the world and they are sending people also. But ये सारी क्लासेस में, और जब एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल पेशेंट अगर एक्नॉलेज करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वी नीड टू बस दिस मिथ कि भाई आईवीएफ कुछ खराब है या उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स या कुछ, मतलब उसको छुपाने या शर्माने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली है अभी तक। तो इसमें आपने कभी सोचा कि फैमिली काउंसलिंग भी करनी चाहिए? ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि पेरेंट्स की काउंसलिंग तो हो ही रही है बट जिस फैमिली में वो रहते हैं, इन लॉज, या उनकी भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए सो दैट वो इजी हो सारा प्रोसीजर? डेफिनेटली। एंड हमारे साथ बहुत बार सारा पूरे परिवार ही आता है, इधर के पेरेंट्स उधर के पेरेंट्स सब इकट्ठे आते हैं। एंड बहुत बार तो कपल यही कहता है कि हमको तो पेरेंट्स से आके पूछना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी होते हैं। एंड प्रेगनेंसी के बाद भी क्या, ऐसा नहीं कि आईवीएफ कराए तो बेड रेस्ट ही चाहिए या कुछ बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट या इंजेक्शन चलेंगे, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ज्यादातर ट्विंस हो जाते हैं आईवीएफ से, तो इसीलिए द प्रेगनेंसी बिकम्स एक्स्ट्रा स्पेशल एंड एक्स्ट्रा केयर नीड्स टू बी डन। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आईवीएफ कराया है तो कुछ वो बेड रिडन होना है या बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने, नॉर्मल है। एज आई टोल्ड, हमारे तो जितने पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली पूरा वर्क करते हैं 9 महीने तक, तो इट्स नॉर्मल। अब हम सरोगेसी पे आते हैं बिकॉज कंसीविंग का एक ये भी तरीका है सरोगेसी। बट सरोगेसी क्या है और क्या प्रोसीजर होता है, इसके अकॉर्डिंग आसपास क्या लीगल चीज़ें होती है वो लोगों को नहीं पता है। तो आप ये भी मिथ ब्रेक कर दीजिए कि व्हाट इज सरोगेसी इन इंडिया स्पेशली। सो सरोगेसी आफ्टर द एक्ट हैज कम, तो 2021 के सरोगेसी के अलग से रूल्स रेगुलेशंस आए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि दे सेड दैट फाइनेंशियल कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए बिटवीन द सरोगेट एंड द पेशेंट, है ना। तो जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट्स ना हो। दूसरी बात, अगेन सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड क्लिनिक होनी चाहिए, तभी वो सरोगेसी कर सकते हैं। इवन एवरी आईवीएफ सेंटर कांट डू सरोगेसी, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तीसरी बात ये है कि सरोगेट अगर एक कपल है जिनका एक भी बच्चा अगर लाइव है और वो हेल्दी है, देन दे कांट अंडरगो सरोगेसी फॉर सेकंड चाइल्ड एट इंडिया नाउ। पहले कर पाते थे, अभी नहीं। तो अब जो शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी
सोसाइटी के अपन एग्जांपल्स देखें वो नहीं हो सकते हैं। और तुषार कपूर जैसे सिंगल मैन ऑल्सो कांट गो फॉर सरोगेसी, सिंगल फीमेल्स कैन बट सिंगल मैन कांट। सो अब जो भी उनको मतलब गवर्नमेंट को लगा उस हिसाब से ये रूल्स अभी आए हैं। आई वॉज कमिंग टू सेलिब्रिटीज एक्चुअली, आपके पास ऐसे पेशेंट भी तो आते होंगे ना कि सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होके सरोगेसी IVF में आ गए, विद गुड इन्फ्लुएंस और बैड इन्फ्लुएंस दोनों आते होंगे। देखिए जो भी कुछ है, इन्फ्लुएंस जो भी आए, हमारा ये फर्ज है कि हम उनको फैक्ट्स बताएं और उसके अराउंड जो ट्रुथ है जितना बता सकते हैं उसको क्लियर करना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी कि सिर्फ बोला, कंसेंट्स होते हैं हमारे 30 पेजेस के कंसेंट्स होते हैं, वो बुकलेट्स हम देते हैं लोगों को पढ़ने के लिए, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या लीगल परसेप्शंस है एंड क्या इसमें मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो उस तरह से क्लीन करके एंड फिर देन ओनली पेशेंट शुड अंडरगो द प्रोसीजर। तो मैम हमने ये तो देखा कि इंडिया में जहाँ एक IVF सेंटर होता था वहाँ हर सिटी में प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे IVF सेंटर हैं, पर अगर किसी को IVF सेंटर चूज करना हो तो आपकी क्या सलाह होगी कि क्या चीज़ें को देखें कि वो अपना बेस्ट IVF सेंटर चूज कर पाए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द डॉक्टर जो हेड कर रहा है उसको, आर दे क्वालिफाइड फॉर द IVF, डू दे हैव एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लाइक वी डू, लाइक आई डिड 2 years फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट एट MP टू डू इट, एंड मैंने चेन्नई से किया था और उसको किए हुए भी मुझे 12 साल होने वाले हैं। तो क्वालिफाइड एंड एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आफ्टर MS किसी ने की हो। अनदर थिंग इज कि एक्सपीरियंस, देन रिजल्ट ऑफ दैट क्लिनिक, कितने टाइम से वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी, आर दे गिविंग यू ऑल द कॉस्ट एस्टिमेट्स एट द फर्स्ट विजिट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका मतलब 3rd डे पे आप कुछ बोल रहे हैं, फिर उसके बाद OT में कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ और बोल रहे हैं, तो दिस कीप्स ऑन एडिंग। सो बेसिकली इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड देन अफोर्डेबिलिटी। And embryologist, as I said, embryologist is a very important part of the team. तो कहीं कहीं पे क्या है कि रोटेटिंग होते हैं या केस के लिए आते हैं, तो अगर कोई केस के लिए आया है तो उसको केस जाना भी जल्दी पड़ेगा, तो वो इतना ऑप्टिमम नहीं हो पाता है काम। तो फुल टाइमर एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड क्लिनिशियन एट वन प्लेस इज अ मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। और अगर इतना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसीजर में तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेगा कोई? बिकॉज लोगों को लगता है ना एक बार नहीं हुआ तो इट्स अ फेल, लेट्स नॉट डू इट। तो फिर वो अगर 6-7 बार में सक्सेस होती है तो 6-7 बार तक कंसिस्टेंट कैसे? नहीं 6-7 बार में नहीं होता है। ज्यादातर क्या है कि फर्स्ट साइकिल में 70% पीपल कंसीव। अब अगर वो फेल होता है तो अगर उनके एम्ब्रियोज रिजर्व में होते हैं तो वो कॉस्टिंग बहुत कम होती है, तो ऐसा सेकेंड अटेम्प्ट में 70-80% आजकल लोग कंसीव कर जाते हैं, इतना एडवांसमेंट आ चुका है। ये 2 साइकिल्स के बाद हमको बहुत चीजें पता चलती हैं कि अगर उनकी एग क्वालिटी में ही कोई दिक्कत है या स्पर्म क्वालिटी में ही दिक्कत है, कभी कभी किसी को डोनर साइकिल्स पे जाना पड़ता है। तो इस तरह से वी वर्क एवरी टाइम ना, कि अगर पहले हमने किसी को सिंपल किया, फिर दूसरी बार अगर उसको डोनर की जरूरत पड़ी तो वो बताया, अगर किसी की बायोप्सी करनी है, किसी को ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करना है, लेजर असिस्टेड हैचिंग करनी है, तो इस तरह से चेंज होता रहता है एवरी टाइम। वी कीप ऑन एडिंग द एडवांसमेंट। ऐसा नहीं कि पहली बार पेशेंट आया उसको टोटली लास्ट स्टेज का मतलब ट्रीटमेंट दे दें, उससे पेशेंट के फाइनेंसेस गड़बड़ हो जाएंगे एंड नीड भी नहीं है। तो यू हैव टू गो थ्रू द स्टेप्स, बट यही है कि वही काम है, वही हमें उन्हें अच्छे से बताना है जिससे कि उन्हें समझ में आए। होप तो देनी ही है एट द एंड ऑफ द डे। कि डोनर कल्चर क्या है मैम? आपने 2-3 बार जिक्र किया डोनर कल्चर का, तो व्हाट इज दिस? डोनर मींस कि अगर किसी फीमेल के अपने आप से एग्स नहीं बनते हैं, अच्छे क्वालिटी के एग्स नहीं बन रहे हैं, या उनका मीनोपॉज आ गया, एग्स खत्म ही हो गए, ऐसा बहुत कॉमन है आजकल। 25-30 ईयर्स पे फीमेल्स आती है जिनके एग्स खत्म हो गए होते हैं। एंड जैसे स्पर्म्स किसी अगर मेल के एम्प्टी मतलब 0 है, या उनमें भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था जिस वजह से उनके स्पर्म्स यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ART बैंक होता है, वो भी एक रजिस्टर्ड बैंक होता है जिसके थ्रू हम एग डोनर और स्पर्म डोनर्स लेते हैं। तो ये एक्ट आने से पहले था कि एनोनिमस यूज करने, ये एक्ट आने के बाद मुझे इतना क्लियर नहीं किया है, आप नोन भी ले सकते हैं बट ART बैंक के थ्रू आपको रूट करना है। ओके, तो मैम इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा एक IVF सेंटर से, अब हम डोनर कल्चर और एक प्रॉपर लीगल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं, स्पेशली इंदौर में एंड विथ निर्मया?
Definitely at Niramay we are trying to get the best facilities at one place. यहीं पे hysteroscopy, laparoscopy and अगर किसी के abortions ज़्यादा होते हैं तो RPL clinic also we have genetic counselor also with which we can give people counseling by Zoom. So like that at one place they come, they should conceive and 9 months भी हमारे से follow up में रहते हैं वो, and once they deliver, that is our aim. It is not that कि patient बस आया, मैंने egg collection किया या beta HCG positive आ गया and that's the end of story. They have to go home with the baby. उसमें जो भी attempts लगे, जो भी procedure लगे, like our center is also certified to do the biopsies of embryos so that we put in the best embryos. So all those facilities are also available with us, and in fact I am doing MSc embryology also, okay, so that embryology part में भी जितना हम advanced treatment को और समझ पाएं और ला पाएं, जितनी हम में knowledge होगी उतनी हम patients को फायदा दे पाएंगे. So learning never stops. So at the age of almost 50 years I am also learning new things so that we get the best facilities and we give the best results. ओके मैम, आई थिंक हमारी बहुत सी चीज़ें तो कवर हो गई हैं, मोस्टली सारे डाउट्स जो मैं लेकर आई थी वो तो क्लियर हो गए. तो एक कोई मैसेज जो आप देना चाहें फॉर द एस्पायरिंग पेशेंट्स? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, गो आउट एंड स्पीक एंड टेक हेल्प, गो टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, डोंट डिले अननेसेसरली. बट अगर कोई मजबूरी है तो डिले करने से पहले भी आई थिंक सो यू शुड गो एंड मीट अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फॉर द ऑप्शंस अवेलेबल. स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, embryo freezing, there are so many facilities available nowadays. Sky is the limit. तो आपको बस मगर जाना है and meet the right specialist at the right time before concluding anything. And उम्मीद पे दुनिया टिकी है. तो आई एम श्योर इस वीडियो के जरिए आपकी बहुत सारी क्वेरीज आंसर हो गई होंगी. इसके अलावा भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेरी बचती है तो आप डॉक्टर श्वेता एट निर्माया क्लिनिक आ सकते हैं इंदौर में. और हाँ, अगर इस पॉडकास्ट के जरिए इंदौर टॉक यूजर्स अगर मैम के पास आते हैं तो ऑन वर्ल्ड IVF डे आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.